हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिलीप मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका मैं दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन गांधीनगर बोर्ड से स्टैंडर्ड 12th का यूनिट टेस्ट 3 को हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं। स्टैंडर्ड 12 जनरल, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये 25 मार्क्स का एक पेपर है 1 आवर का। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी थोड़ी इसमें हेल्प कर देता हूँ, आपको करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देयर टोटल 23 क्वेश्चन इन द यूनिट टेस्ट पेपर। 23 क्वेश्चन हैं। ऑप्शन आर इंटरनल, आंतरिक है विकल्प। राइट द आंसर ऑफ दिस यूनिट टेस्ट इन नोटबुक। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेक्शन ए, पहले सेक्शन में पहला सवाल है राइट वेदर सेंटेंस आर ट्रू आर फॉल्स। ट्रू आर फॉल्स, तो ये सेंटेंस में आपको सही और गलत पहचानना है। दोस्तों, आपने यूनिट 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है और यहाँ पर इस पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं यूनिट 3 और 4 से हैं। तो आपने अगर अच्छे से पिछले वीडियोस को देखा होगा आपने मेरे, तो आपको बहुत ईजिली एक ही बार में आपको समझ में आ जाने वाला है। तो पॉइंट नंबर 1, नाना वाज सफरिंग फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाना एक प्रकार की डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित थे। क्या ये सेंटेंस सही है? यस, बिल्कुल सही है। जब नानी मर जाती हैं तो नाना अपने आप को नानी समझने लगते हैं और नानी की तरह दवाई पीते हैं, नानी की तरह कुछ खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, सारा एक्शन नानी की तरह करने लगते हैं। यानी अपने आप में वो ऐसा महसूस कर ले सकते हैं कि वो खुद नानी है और नाना मर गए हैं। तो इस तरह का बीमारी को डॉक्टर के.डी. काम्बले ने बताया था कि एक क्या था, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी एक तरह की मानसिक बीमारी है। तो ये सेंटेंस सही है, ट्रू है। नाना वाज सफरिंग फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेंटेंस इज ट्रू। सेंटेंस नंबर 2, एक्सपेक्ट टू बी लकी, अपने आप को सौभाग्यशाली समझने की अपेक्षा रखें। ये यूनिट 3 का है, स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज। मैंने जो स्ट्रेस वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें एक जगह था कि अगर आप तनाव से बचना चाहते हैं तो अपने आप को आपको क्या समझना होगा? सौभाग्यशाली समझने की अपेक्षा रखना होगा। तो ये भी दोस्तों सेंटेंस क्या है? ट्रू है। नाना लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर अ सेंचुरी। ओवर अ सेंचुरी मतलब 100 वर्षों तक, शतकों तक, शताब्दियों तक। तो नाना नानी के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे थे, यानी 100 वर्षों तक साथ में रहे थे। ये सेंटेंस सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने यूनिट 4 पढ़ा है तो उसमें लिखा था कि नाना लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी, यानी आधा शतक, यानी 50 साल नाना ने नानी के साथ अपने जीवन के बिताए थे। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही उसका विवाह नहीं हो जाता, जन्म से ही किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। माना कि जीवन 100 वर्षों का है इंसान का, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी में है, स्टोरी में बात है कि हाफ सेंचुरी, आधा शतक, यानी 50 वर्षों तक नाना नानी के साथ रहे थे। यानी ये सेंटेंस इस हिसाब से क्या है? फॉल्स है। पहला और दूसरा ट्रू और तीसरा क्या? फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग मतलब सबसे करीब अर्थ वाला, सबसे सिमिलर अर्थ वाला जो मीनिंग है वो हमको लिखना है। पहला वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है बच्चों अनुमान लगाना, भविष्य की अंदाज़ा लगा लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, जैसे भविष्यवाणी होती है उस तरह का। तो पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना हुआ, भाग लेना हुआ। टर्मिनेट निकाल देना हुआ। रिग्रेट पश्चाताप करना हुआ। फोरसीज माने आगे का अंदाज़ा लगा लेना, भविष्य पढ़ लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, अनुमान कर लेना, एंटीसिपेट कर लेना। तो दोस्तों एंटीसिपेट का सही जो नियरेस्ट मीनिंग है वो क्या है? फोरसी। तीसरे नंबर का जो है FORESE, फोरसी माने वही प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, एंटीसिपेट करना, भविष्य का भविष्यवाणी कर लेना, ऐसा समझ लें। नंबर 5, काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस, हेल्प, कोऑपरेट, एड। आपको पता है एडवाइस मीन सलाह देना होता है, दैट इज़ द राइट आंसर। हेल्प मदद करना, कोऑपरेट माने भी मदद करना होता है, एड का भी मतलब मदद ही करना एक तरह से होता है। तो इसमें सही आंसर क्या है? एडवाइस।
रिप्रीमांड, रिप्रीमांड चौथे चैप्टर में था कि हमारी माँ हमको फटकारती थी, डांटती थी। रिप्रीमांड लव, स्कोल्ड, हेट, कॉल। तो लव मतलब प्रेम करना हुआ, स्कोल्ड का मतलब फटकारना हुआ, हेट मतलब नफरत करना, कॉल का मतलब फ़ोन करना या बुलाना। तो इसमें सही आंसर क्या है? स्कोल्ड। रिप्रीमांड का नियरेस्ट मीनिंग क्या है? स्कोल्ड। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम अगेंस्ट इस सेंटेंस। यानी ब्रैकेट में जो फंक्शन दिए हैं इसमें से सही फंक्शन सेंटेंस में कौन सा आ रहा है उसके सामने हमको लिखना है। तो क्या दिया है? एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य को व्यक्त करने वाला। एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट, भूतकाल की शर्त को व्यक्त करने वाला। एक्सप्रेसिंग रिजल्ट, परिणाम व्यक्त करने वाला। सपोजिशन, कल्पना, अनुमान या धारणा को व्यक्त करने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मिसेस शाह सिंग्स सॉन्ग। मिसेस शाह गीत गाती हैं एज इफ शी वर नेहा कक्कर, जैसे कि वो नेहा कक्कर हो, मानो कि वो नेहा कक्कर हो। दोस्तों जब भी किसी सेंटेंस में एज इफ आएगा और एज इफ के बाद कोई करता रहेगा, उसके बाद वर आया रहेगा और उसकी किसी दूसरे नाम के साथ तुलना की गई होगी, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में एज इफ आ रहा है तो पक्का वो क्या होगा? सपोजिशन है। मिस्टर शाह, मिसेस शाह ऐसे गाती हैं जैसे कि वो नेहा कक्कर हों, है नहीं, एक नाम की तुलना दूसरे नाम के साथ क्या की जा रही है? की जा रही है। अब देखो वाट, यानी पहला सेंटेंस बच्चों क्या है? सपोजिशन है। वाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश इज। कितना रोचक विषय है अंग्रेजी। क्या है, आप मानते हो? ओके तो अब यहाँ पर लास्ट में बच्चों कौन सा मार्क आया है? एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी खड़ी डंडी उसके नीचे बिंदी रहती है आखिरी में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। और व्हाट और हाउ से शुरू होता है, उसके बाद ए अथवा एन आता है, एडजेक्टिव आता है, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद आखिरी में वर्ब आती है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एलास, हुर्रे, वाव, ब्रेवो, वेल्डन, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो नाउ व्हाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंग्लिश इज, इसमें क्या है बच्चों? एक्सप्रेसिंग या एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन। हैड राधा वर्क फास्ट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। हैड, ये देखो बच्चों, हैड राधा वर्क फास्ट, यदि राधा ने कठिन परिश्रम किया होता, शी वुड हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होता। भूतकाल में कोई क्रिया हो सकती थी किंतु नहीं हो पाई, यह दर्शाने के लिए कंडीशन इन द पास्ट में सेंटेंस की शुरुआत इफ, सब्जेक्ट हैड और दूसरे में वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यह सेंटेंस सिर्फ हैड से भी शुरू हो सकता है। तो ये सेंटेंस हैड से शुरू हुआ है और दूसरे में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो वो क्या होता है दोस्तों? कंडीशन इन द पास्ट। तो नौवां क्या है? कंडीशन इन द पास्ट है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। उचित प्रतिक्रिया आपको चुननी है। किसी ने कुछ कहा, उसके जवाब में आप क्या कहोगे? यहाँ ऑप्शन दिया है, आपको पहचानना है। केयूर और योगित के बीच में बात हो रही है। केयूर ने कहा हाउ डू यू विश टू ड्राइव योर बाइक, तुम अपनी बाइक किस तरह से चलाने की इच्छा रखते हो, कामना रखते हो। योगी सोइंग चॉइस, चॉइस का मतलब विकल्प पसंदगी करना है। तो पहले सेंटेंस में दो आई ड्राइव माई स्कूटर स्लोली आई रीच माई स्कूल इन टाइम, यद्यप मैं मेरा स्कूटर धीरे चलाता हूँ लेकिन मैं समय से स्कूल पहुँच जाता हूँ। दो, आल दो, इवन दो, इवन इफ आएगा सेंटेंस में बच्चों श्योरली वो क्या होता है? कंट्रास्ट होता है। आई विश टू ड्राइव माई बाइक वेरी फास्ट, मैं मेरी बाइक को बहुत तेज चलाना चाहता हूँ। आई वुड रादर ड्राइव माई बाइक स्लोली दैन ड्राइविंग इट फास्ट, तेज चलाने की अपेक्षा मैं मेरी बाइक को धीरे चलाना अधिक पसंद करूँगा। अब यहाँ पसंदगी की बात थी, सोइंग चॉइस था, तो दैट सी आंसर इज ओके। आई ड्राइव माई बाइक वेरी स्लोली सो आई, यहाँ परिणाम पता चल रहा है जिस कारण से मैं स्कूल देर से पहुँचता हूँ, तो आंसर सी सही है क्योंकि यहाँ पर क्या है? पसंदगी चॉइस है। टीचर हैव यू फिनिश योर प्रोजेक्ट वत्सल से टीचर ने पूछा क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया। शोइंग कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बताना है। तो कंट्रास्ट बताने के लिए आपको पता है दो, आल दो, इवन इफ, बट, इट, स्टिल, ऐसा कुछ भी सेंटेंस में आया तो कंट्रास्ट होता है। आई ट्राइड सिंसियरली टू फिनिश माई प्रोजेक्ट, गंभीरतापूर्वक मैंने मेरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का प्रयास किया। एज आई वाज इल, जैसा कि मैं बीमार था। आई कुड नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट, इस कारण से मैं मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर पाया। एज तो आया है लेकिन यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पे रीजन और रिजल्ट है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट आई कुड नॉट फिनिश इट, मैंने मेरे लेवल से सबसे अच्छा प्रयास किया लेकिन मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाया।
हियर इज द कंट्रास्ट, यहाँ पर है कंट्रास्ट है, विरोध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इफ़ आई हैड टाइम आई वुड हैव फिनिश, अगर मेरे पास समय होता तो मैं इसको पूरा कर लेता है, तो कंडीशन आ जाती है, शर्त आ जाती है, इसलिए ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है सेलेक्ट द राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट आंसर, अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजेस एज देयर आंसर, यानी आपको क्या करना है, फ्रेम क्वेश्चन करना है, जो वर्ड के नीचे सेंटेंस में जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उसके लिए आपको सवाल तैयार करना है। यहाँ सवाल है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए है। व्हाट शुड यू डू बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले तुम्हें क्या करना है, ये अंडरलाइन वाले का अर्थ नहीं आ रहा है। व्हेन शुड यू थिंक, तुम्हें कब सोचना चाहिए। हाउ शुड यू थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले कब तुम्हें सुनना चाहिए। हाउ ऑफन शुड यू थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले कितनी बार। ऑफन का मतलब जब कभी फ्रीक्वेंसी आए, बार बार होता है, रिपीटिशन के लिए फ्रीक्वेंसी वर्ड का जहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहता है वहाँ पर कितनी बार, कितने टाइम के लिए हाउ ऑफन वर्ड का आता है। तो ट्वाइस के लिए यहाँ पर सही क्वेश्चन क्या है, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन शुड यू थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले तुम्हें कितनी बार सोचना चाहिए, दैट इज द राइट क्वेश्चन। नाना आल्सो केप्ट क्विबलिंग विथ नानी फॉर सिली रीजन, नाना अक्सर नानी से तर्क वितर्क करते रहते थे फॉर सिली रीजन, यानी फालतू कारणों के लिए। क्यों करते रहते थे, फॉर सिली रीजन, क्यों कर रहे थे, वाई से बन जाएगा सेंटेंस। व्हेन डिड नाना कीप क्विबलिंग, कब कर रहे थे। वाई डिड नाना कीप क्विबलिंग विथ नानी, नाना नानी से क्यों तर्क कुतर्क करते रहते थे, आर्गूमेंट करते रहते थे। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन बी में पैराग्राफ पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट पढ़ना और उसके क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो आई हैड अ फ्रेंड डॉक्टर के डी काम्बले ए साइकियाट्रिस्ट, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर के डी काम्बले, वह एक मनोचिकित्सक हैं। आई कॉल्ड हिम फॉर, मैंने उन्हें फ़ोन करा। ही टॉक टू नाना एट लेंथ फॉर आवर्स, घंटों तक उन्होंने नाना से विस्तार में बात करी। मोस्ट ऑफ द टाइम नाना केप्ट क्वाइट, ज़्यादातर समय नाना चुप रहे। ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बले's क्वेरी, डॉक्टर के काम्बले के ज़्यादा सवालों में से बहुत कम का जवाब दिया। ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बले's क्वेरी, यानी ज़्यादातर सवालों के जवाब, जो सवाल डॉक्टर काम्बले ने पूछे उनमें से ज़्यादातर के जवाब उन्होंने दिए नहीं। बट व्हेन ही डिड, किंतु जब उन्होंने दिया, ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली डिड हिज ओन वॉइस, और जब जवाब दिया तो जैसा नाना सामान्य रूप से अपनी आवाज़ में देते थे उसी तरह दिया। सवाल है हु वाज ए साइकियाट्रिस्ट, कौन था। सिंपल आंसर है डॉक्टर के डी काम्बले, डॉक्टर के डी काम्बले वाज ए साइकियाट्रिस्ट। डिड नाना आंसर मोस्टली, क्या नाना ज़्यादा जवाब दिया, नहीं, यहाँ पर लिखा है नाना डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बले's क्वेरीज, या नाना डिड नॉट आंसर मोस्टली, बस हो गया। ही मस्ट हैव बीन व्हाट अबाउट 85, लगभग वो 85 साल के होंगे। एंड इट ही वुड फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरीथिंग नानी डिड, नानी जो भी कुछ करती थी उसमें कुछ न कुछ वो शिकायत करने के लिए, ग्रम्बल करने के लिए निकाल लेते थे। ही वुड कीप क्विबलिंग विथ हर as if they were two people who had just married in the first plus love and were still discovering each other, यानी he would keep quibbling with her, अक्सर वो नानी से तर्क वितर्क करते रहते थे, बहस करते रहते थे, लड़ते रहते थे। कैसे लड़ते रहते थे, एज इफ दे वर टू पीपल, ऐसे लड़ते रहते थे कि जैसे वो दो ऐसे लोग हैं हु हैड जस्ट मैरिड इन द फर्स्ट प्लस लव, यानी पहली नज़र के प्रेम में उनकी शादी हो गई थी। एंड वर स्टिल डिस्कवरिंग ईच अदर, और अब भी एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे थे। एट टाइम्स ए पिटी क्वेरल, कई बार बिना मतलब के फालतू के झगड़े वुड पुश देम इनटू लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी पर ले जाते थे। दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक वे एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे। व्हेन वी वुड ट्राई टू इंटरवेन, और जब हम हस्तक्षेप करते थे, बीच बचाव में आते थे। ऑल नाना वुड कीप, नाना सिर्फ हम पे कटाक्ष करते थे, कहते थे इट हैपन्स सन इट हैपन्स, होता है बेटा होता है, तुम क्या समझोगे। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को समझने में, अनुकूल करने में, सामंजस्य बैठाने में टाइम लगता है। हु वाज अबाउट 85 ईयर्स ओल्ड, कौन था लगभग 85 साल का। सिंपल आंसर है नाना वाज अबाउट 85 ईयर्स ओल्ड। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पेटी क्वेरल बिटवीन नाना एंड नानी, तो यहाँ लिखा है कि दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच, यानी पेटी क्वेरल would push them into a long silence and they would stop talking to each other for days together। खत्म हो गई बात। When we breathe, there is a microscopic movement of the cranial bones which in turn allow the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and skull।
व्हेन वी ब्रीथ, जब हम श्वासोच्छ्वास करते हैं, श्वास लेते हैं, तो देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म गति होती है ऑफ द क्रेनियल बोन्स, माथे की जो सिर हमारा हेड होता है उसकी जो हड्डी होती है उसको क्रेनियल बोन कहते हैं, उसमें कैसी गति होती है, सूक्ष्म गति होती है, which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely, जिसके बदले में, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो मस्तिष्क मेरुजल होता है उसको मुक्त रूप से भ्रमण करने में मदद करता है। कहाँ पर? थ्रू द स्पाइनल कॉलम एंड खोपड़ी और स्पाइनल कॉलम के बीच में। When tense are upset and don't breathe deeply enough, जब हम तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं अथवा गहरा श्वास नहीं ले रहते हैं, दिस कैन रिजल्ट इन बोन्स इन स्कल बिकमिंग स्लाइटली स्टिफ, इसका परिणाम क्या होता है कि स्कल खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो थोड़ी सी आपस में फंस जाती हैं, सो दैट द फ्लूइड कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली। अब परिणाम क्या होता है, जो तरल है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता है, चक्कर नहीं लगा पाता है, घूम नहीं पाता है, प्रवाहित नहीं हो पाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ, जब श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो क्या होता है, सिंपल लाइन लिखा है, when we breathe there is a microscopic movement of the cranial bones which in turn allows cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and its skull। या आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, when we breathe there is microscopic movement of the cranial bones of skull, ठीक है। what happens when our tense upset, जब हम तनाव में होते हैं, अपसेट होते हैं तो क्या होता है, सीधा लिखा है when we tense are upset are don't breathe deeply enough, ये छोड़ सकते हो आप, when we are tense are upset this can result the bones in skull becoming slightly stuck together so that the fluid cannot circulate properly। हो गया आंसर। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट यूनिट 2 में यूनिट 4 के हम सब ने पढ़ा था जो पोयम, उसको उसका पैराग्राफ है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर इन द क्वेश्चन। देखो पोयम में जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको स्टेंजा कहते हैं। इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, अंधेरी गुफा में धुंधला काली नदी बहती है, धुंधली या काली नदी बहती है। एंड ऑन स्टोनी बैंक, और उसके पथरीले किनारों पर देयर सिट्स अ मैन, एक व्यक्ति बैठा है, ओल्ड वृद्ध है, एज द सन सूर्य के जितना, आर ओल्डर अथवा इससे भी वृद्ध है, वीविंग ए यार्न ऑफ रेनबो, और वो क्या कर रहा है, इंद्रधनुष के धागों को बुन रहा है, एंड ह्यूमिंग ए सॉन्ग, और एक गीत गुनगुना रहा है। सवाल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिवर इट इज, it is a dark river। how is the man, आदमी कैसा है, the man is old, the man is old as the sun। what was the man doing, the man was weaving a yarn of rainbow and humming a song। राइट शॉर्ट नोट्स, द टाइटल एडजस्टमेंट, जो चैप्टर आपने एडजस्टमेंट पढ़ा है उसके बारे में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। हाउ डिड नाना बिहेव विथ नानी, नाना नानी के साथ कैसा व्यवहार करते थे। हाउ डिड नानी एडजस्ट विथ नाना, नानी के साथ कैसे नाना एडजस्ट करती थी, नानी एडजस्ट करती थी। व्हाट वाज नानास कंडीशन आफ्टर नानी डेथ, नानी की मृत्यु के बाद नाना की कंडीशन स्थिति क्या थी। व्हाट हैपन टू नाना, को क्या हुआ था। हाउ डिड नाना एडजस्ट विथ नानी, नाना नानी के साथ कैसे करते थे। हाउ डिड द फैमिली एडजस्ट विथ नाना, और अंत में फैमिली नाना के साथ कैसे एडजस्ट करती है। तो दोस्तों इस तरह से ये यूनिट टेस्ट का सारा पेपर मैंने आपको सोल्यूशन बताने का प्रयास कर दिया है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, समझ में आई होगी बात, और आप इजीली इस पेपर को सोल्यूशन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल